गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा चल रहा था जैव अणु, हमने कंप्लीट कर लिया था इसमें ग्लूकोज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था हमने। ग्लूकोज को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं या ग्लूकोज की संरचना क्या है ना। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से हैं आपके पास में। इस प्रकार से हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया था इसमें। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। ग्लूकोज की फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, रेखीय संरचना। तो अगर जिसने भी ये क्लासेस कंप्लीट नहीं करी है तो पहले प्लीज जाके कंप्लीट कर लेना भाई। अपना जितना भी छूटी हुई क्लास है वो सारी पढ़ लेना अच्छे तरीके से, है ना। एक भी क्लास छोड़ना मत और स्किप बिल्कुल मत करना। कुछ भी क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ जाओगे। जहां आपने एक क्लास स्किप करी, क्या पता वहीं से टपक जाए, तब क्या करोगे, है ना। तब आप क्या करोगे, फंस जाओगे वहीं, है ना। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे इसमें जैव अणु अमीनो अम्ल के बारे में, उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक यहाँ पे आपके पास में एक बोल सकते हैं हम छोटा सा टॉपिक है, ज्विटर आयन, है ना। एक शब्द आएगा आपके पास में ज्विटर आयन, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। समविभव आयन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है आपके पास में। तो क्लास को बीच में छोड़ के मत जाना, है ना। बच्चे बोलते हैं मुझे भूख लग गई, मुझे नींद आ रही है, मेरा नेट खत्म हो गया। बहुत सारे बहाने होते हैं ना पढ़ने के, लेकिन पढ़ने का एक बहाना अगर आपको मिल गया ना, जिंदगी संवर जाएगी, है ना। पढ़ने के हमारे पास में बहुत सारे बहाने होते हैं, सॉरी, ना पढ़ने के हमारे पास में बहुत सारे बहाने होते हैं। कभी हमने बोल दिया हाँ मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत खराब नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है। सबसे मेन वही होता है, मन ही नहीं करता, इंटरेस्ट ही नहीं आता। और अगर आपको किसी दिन पढ़ने का बहाना मिल गया कि हाँ मुझे अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, मुझे टॉप करना है, मुझे नॉलेज चाहिए, कुछ करना है, अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, तो जिस दिन आपके मन में ये खुद से आएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, फिर वो क्या ढूंढते हैं, एक दिन में एग्जाम को कैसे क्रैक करें, कैसे पास होएं, 95+ कैसे लाएं, है ना। सर्च हिस्ट्री में उनके पास में यही रहता है। और बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं मोटिवेशन की क्लास, है ना। तो सेल्फ मोटिवेट होना है आपको जितना आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो उतना आपको कोई और नहीं कर सकता, है ना। ये बात को मेरी ध्यान रखना, जितना आप खुद को मोटिवेट करोगे उतना आपको कोई और नहीं कर सकता। और कंपेयर करना है ना, अगर आपको अपने से करो कंपेयर, खुद को अपने से कंपेयर करो, है ना। स्वयं से कंपेयर करो कि पिछली बार ये हुआ था, इतने नंबर आए थे मेरे, इस बार मेरे इतने कम कैसे आए। या मुझे ये नहीं आता है, जबकि मेरे मतलब जिस क्लास में मैं हूँ, जिस एज में मैं हूँ, मुझे ये सब पता होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है, तो ये गड़बड़ की बात है, ठीक है। तो फिलहाल हम आज अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से आपका क्या अमीनो अम्ल क्या होता है, किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पे। तो पहला है आपके पास में क्वेश्चन, आपको किस प्रकार से पूछेगा कि अमीनो अम्ल के वर्गीकरण को समझाइए, ठीक है, या आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है, ठीक है। अमीनो अम्ल के निम्न दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक इनके करा गया है अम्लीय क्षारीय गुणों के आधार पे, है ना। एक तो किया गया है इनके अम्लीय क्षारीय गुणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है भाई, समझ गए। और एक वर्गीकरण किया गया है इनकी आवश्यकता तो नहीं बोल सकते हम, एक है इनका, दो है वर्गीकरण अमीनो अम्ल का। एक तो क्या है आपके अम्ल और क्षारीय गुणों की। तो फिलहाल हम पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला है अम्लीय अमीनो एसिड, है ना। तो क्या है, जब वे अमीनो अम्ल जिनमें एक NH2 वो दो COOH समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, वे अमीनो अम्ल जिनमें एक NH2 COOH दो आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड के समूह ग्रुप होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय अमीनो एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको हम, अम्लीय अमीनो एसिड। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये होता है आपके पास में NH2, ठीक है, फिर आपके पास में COOH, और यहाँ पे भी आपका क्या होता है CH2, CH2,
COOH और यहाँ पे आपके पास में क्या होता है H। क्लियर? देखो एक NH2 है, 2 COOH ग्रुप है, ये क्या है आपके पास में, इसको बोलते हैं अम्लीय अमीनो एसिड। अगर हम नाम की बात करें तो ये बहुत कॉमन है। बताओ भाई क्या नाम है इसका? इसका नाम पहले हमने पढ़ा है, बल्कि इसकी रिएक्शंस भी देखी हमने तो इसके रिएक्शंस भी देखे हैं, है ना। तो इसका नाम है आपके पास में ग्लूटोनिक एसिड। क्या नाम इसका? ग्लू। अब बच्चों को याद आ रहा होगा कि हाँ ये तो मैम ने पढ़ाया था यार, ग्लूटोनिक, है ना। क्या है आपके पास में? ग्लूटोनिक एसिड। अब वो सोच रहे होंगे कि ये तो हमने इसकी रिएक्शंस पढ़ी थी, जब हमने ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी वहां पढ़ा था, लेकिन हमें याद कैसे नहीं आ रहा था? क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं था, है ना, यही बात है। चलो फिलहाल मैं आपको क्षमा कर देती हूँ, माफ कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन देखो आप क्या करो, धीरे धीरे अब देखो आपकी हाफ ईयरली आने वाली है ना। और मैंने जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन करा था, आपकी क्लासेस स्टार्ट करी थी, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम क्या आप कोर्स कंप्लीट कराओगे? तो बच्चों देख लो, मैंने आपकी हाफ ईयरली से पहले ही आपको आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है, करवा दूंगी मतलब, है ना। अभी तो है आपका ये लास्ट चैप्टर है ना, तो आपके हाफ ईयरली से पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जितनी बार रिवीजन करना होगा, जितनी बार प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ अगर डाउट आ भी जाता है दोबारा पढ़ने पे, है ना, जब हम एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा उसी को पढ़ने से हमारे मन में कई डाउट आते हैं। तो आप जब भी कमेंट करोगे तो मैं आपको विद इन 24 आवर्स में आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगी, कोशिश पूरी करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके आपको आपका रिप्लाई किया जाए, आपका डाउट क्लियर किया जाए। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, तो मैंने अपना वादा पूरा करा है ना, कर रही हूँ। कि बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि आप कोर्स कंप्लीट करवा दोगे, तो मैंने करवा रही हूँ मैं, है ना। लगभग आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, लेकिन आप भी मुझसे वादा करो कि जो जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ोगे, कोई भी क्लासेस स्किप नहीं करोगे, कोई क्लास नहीं छोड़ोगे, तो उसमें आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में, मुझे भी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपसे कांटेक्ट होता रहेगा किसी ना किसी वीडियो के थ्रू, ठीक है। लाइव क्लासेस आपकी चलती रहेंगी संडे को, जैसे भी होता रहेगा, है ना। तो आपने अपनी तरफ से अपना देखो 10% मेरा कंप्लीट हो चुका है ना। मेरी तरफ से जितना मैंने करवाना था मैंने करवा दिया 10%, बाकी 90% मेहनत आपकी है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, 90% मेहनत आपकी है। आप कितना पढ़ोगे, कितना आपको याद रहेगा, किस तरह से आपने नोट्स बनाए, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो अच्छे से बच्चों मेहनत करना, है ना। मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो एमिनो एसिड हो गया, ये क्या हो गया? ग्लूटोनिक एसिड। क्या हो गया आपके पास में? ग्लूटोनिक एसिड हो गया। क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक है। क्षारीय एमिनो एसिड की बात करें अगर हम, क्षारीय अमीनो एसिड की, तो क्या है? वे अमीनो अम्ल जिनमें एक COOH और 2 NH2 होते हैं। देखो इजी है, इसका ठीक अपोजिट, है ना। इसमें हमारे पास में एक NH2 हो रहा था, इसमें एक क्या आ जाएगा आपके पास में? CH2। क्लियर हो गई बात? और 2 NH2, यहाँ पे 2 COOH, CH2 नहीं सॉरी, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड, है ना। क्लियर हो गई बात? एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल हम इसका भी देखते हैं, क्या एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। चलो सुंदर सुंदर राइटिंग में तो बना देते भाई। ये आपके पास में NH2C, ठीक है। फिर क्या है आपके पास में? COOH, यहाँ पे भी आपके पास में क्या है? H, यहाँ पे है आपके पास में CH2 का होल 4, ठीक। और यहाँ पे आपके पास में क्या है? डैश NH2। इसका नाम है लाइसिन। क्या नाम है? लाइसिन, LYSINE, ठीक है। क्या नाम है इसका? लाइसिन, LYSINE, लाइसिन। क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है। कि वे अमीनो अम्ल जिनमें एक COOH समूह तथा 2 NH2 समूह पाया जाता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं आपके पास में क्षारीय अमीनो एसिड। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसमें उदासीन में जाएंगे, भाई। ले लिया? चलो अब आप देखो कि आपके
पास मतलब अगर आप देखो तो उदासीन में क्या, सॉरी अम्लीय में क्या था, एक NH2 दो COH ग्रुप, है ना। क्षारीय में क्या था, इसका अपोजिट था। उदासीन में क्या होगा, एक वो ग्रुप, एक NH2 का ग्रुप होगा, एक COH का ग्रुप होगा, है ना। इजी है, इजी है, बहुत इजी है। एक बार समझ लिया तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, उदासीन अमीनो अम्ल में वे अमीनो अम्ल जिनमें एक NH2 होता है, एक COH होता है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ये होता है आपके पास में NH2 CH COH, क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे भी आपके पास में आ जाता है H। इसका नाम है ग्लीसिन, ग्लाइसिन, सॉरी ग्लीसिन नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको, ग्लाइसिन। लेकिन ग्लीसरीन मत पढ़ लेना, ग्लीसरीन नहीं है भाई, नहीं है भैया, ये ग्लीसरीन नहीं, ये ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन, ग्लीसरीन अलग होता है, ग्लाइसिन अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लाइसिन, ठीक है। चलो समझ गए। तो अम्लों के हिसाब से अम्लीय तथा क्षारीय गुणों के माध्यम से इनके 3 प्रकार हैं। एक है आपके पास में अम्लीय, अम्लीय में क्या होता है, एक आपका NH2 दो COH होता है। क्षारीय में दो आपके पास में NH2 एक COH ग्रुप होता है, उपस्थित होता है। और उदासीन में एक आपका NH2 होता है, एक आपके पास में क्या होता है, COOH ग्रुप होता है। क्लियर हो गई इतनी बात, सभी को समझ गए, ठीक है। पोषण आवश्यकता के आधार पर अमीनो अम्ल का वर्गीकरण किस प्रकार से है, तो एक है आपके पास में आवश्यक अमीनो एसिड, दूसरा है आपके पास में अनावश्यक अमीनो एसिड। भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काहे 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 ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्यों बताओ भाई, क्यों, क्योंकि ये पूछता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता, पूछा मतलब बहुत सारा, अगर आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, मॉडल उठा लो, कितने भी, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको 1-2 साल मतलब अल्टरनेट, या तो 2 साल बाद आया होगा, या 2 साल इस टाइप से आता है, 1 साल स्किप करा फिर 2 साल स्किप करा, इस प्रकार से आता है ना। लेकिन ये क्या है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है ना, और आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर में स्वयं संश्लेषित नहीं हो पाते, इसीलिए इन्हें खाद्य के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। ये क्या हो जाता है, हमारे शरीर में स्वयं ही नहीं उत्पन्न होते हैं, इन्हें हम किसी ना किसी रूप में हमें इन्हें खाना पड़ता है ना। किसी खाद्य, खाद्य क्या है यहाँ पे, खाद नहीं है भाई, खाद गोबर खाद नहीं है वो, ये खाद्य, खाद्य पदार्थ है ना, जो आपका खाने पीने की चीज होती है, वो हो गया आपके पास में खाद्य पदार्थ। क्लियर हो गई बच्चों। तो आवश्यक अमीनो अम्ल क्या हो गया, जिन क्या है, ये हमारे ये अमीनो अम्ल जो शरीर में स्वयं ही संश्लेषित नहीं हो पाते, इसीलिए इनके खाद्य रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता होती है इन्हें, क्योंकि इनकी जरूरत होती है भाई हमारे शरीर में, है ना। इनकी क्या होती है, हमारे शरीर में जरूरत होती है, इसीलिए जरूरत होने के कारण, है ना, जरूरत होने के कारण हम इन्हें किस रूप में लेते हैं, खाद्य के रूप में लेते हैं। क्लियर हो गई बात। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अनावश्यक में क्या क्या होगा, है ना, अनावश्यक में क्या होगा आपके पास में, अनावश्यक में, ठीक है। तो अनावश्यक में क्या होगा, ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में स्वयं हो जाता है, इसलिए इनके खाद्य के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एक तो क्या होता है, देखो एक क्या हो गया हमारे शरीर में कि ये स्वयं संश्लेषित नहीं होता है, इनका उत्पन्न नहीं, ये बनते नहीं है हमारे शरीर में, लेकिन हमें इनकी आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इन्हें किस रूप में लेते हैं, खाद्य के रूप में। तो ये क्या हो गया, आवश्यक। और दूसरा क्या हो गया, अमीनो अम्ल हमारे शरीर में ये स्वयं ही संश्लेषित हो जाते हैं, स्वयं ही बन जाते हैं ये, इसीलिए हमें इनकी जरूरत ही नहीं होती खाने के रूप में, है ना। लेकिन ऐसे मत लिख देना कि अनावश्यक अमीनो में हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत है, लेकिन ये स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर में। क्लियर, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एग्जाम्पल 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 भैया, एग्जाम्पल तो लिखना ही है भाई, बिना एग्जाम्पल के कैसे होगा ये, ठीक है, बिना एग्जाम्पल के कैसे होगा, ये याद रखना, इतना 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 पार्ट याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में है आपके पास में आवश्यक अमीनो होता है लाइसीन, क्या होता है, लाइसीन। हिंदी में लिखना होगा, हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश। और अनावश्यक में होता है आपके पास में ग्लूटोनिक, क्या होता है, ग्लूटोनिक, ठीक है। क्या होता है आपके पास में, ग्लूटोनिक,
ग्लूटोनिक एसिड, ठीक है, ग्लूटोनिक एसिड। और दूसरा होता है ग्लाइसिन, ये भी आपका क्या होता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है। समझ गए क्या होता है, एक होता है आपके पास में ग्लूटोनिक, दूसरा होता है आपके पास में ग्लाइसिन। फटाफट से स्क्रीनशॉट, जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ले लिया, इजी भी है ना, आराम से याद कर सकते हो, आराम से इसको क्या कर सकते हो आप, याद कर सकते हो भाई। चलो आगे देखते हैं इसमें, आगे क्या है, आगे है आपके पास में ज्यूटर, ज्यूटर आयन, इंपॉर्टेंट है ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे आप तो सबके लिए इंपॉर्टेंट बोलते हो, देखो आपको पता है आपका, आपके मतलब ये लगा लो आपका 40% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो अब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि पहले तो आपका देखो, पहले आपका जो पेपर बनाना होता था वो बनाना होता था आपके पास में 16 चैप्टर से, है ना, 16 चैप्टर से आपके पेपर बनाने होते थे भाई, है ना, इसीलिए हम कुछ स्किप भी कर दें अगर किसी चैप्टर में तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब है आपके पास में केवल 10 चैप्टर, और ये 10 चैप्टर ऐसे हैं बहुत छोटे छोटे, इनमें 4 चैप्टर बड़े हैं, बाकी सारे छोटे हैं, है ना, बाकी आपके पास में बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो इसीलिए इसीलिए इनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, आपने इस बार तो मुझे लग रहा है यार, क्योंकि देखो हमारे 6 चैप्टर पहले ही कम कम हो रखे हैं, और केवल हमारे पास में 10 चैप्टर बच रखे हैं, तो बच्चे आराम से अगर आप रेगुलर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो ना, आप 95 प्लस आराम से ले आओगे, बिना किसी दिक्कत के, है ना, बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी कोचिंग के। अगर आप साइंस दीवाने शॉर्ट से जुड़े हुए हैं तो केमिस्ट्री में आप आराम से 95 प्लस ला सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ आपको, ठीक है। लेकिन जैसा मैं बोलूंगी वैसे करने पर, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी वैसे करने पर, अदरवाइज अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अदरवाइज मेरा भी इतना जल्दी कोर्स कंप्लीट कराने का कोई फायदा नहीं है जब आपने इसका लाभ नहीं उठाना है, ठीक है भाई, समझ गए। तो इसीलिए पहले आपका 16 चैप्टर में से बनता था तो ज्यादा वेटेज नहीं होता था, है ना, इन चैप्टरों का आपका ज्यादा मतलब होता तो था पर इतना ज्यादा नहीं होता था, और अब केवल 10 चैप्टर है, तो अगर आपने 10 चैप्टर में भी बोल रहे हो आप ये छोड़ दिया, इतना अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो दिक्कत करेगा यार, आपको कैसे लाओगे फिर, ठीक है। पहले भी तो बच्चों ने 16 चैप्टर पढ़ने के बाद भी वो क्या करते थे, आराम से उनके 99 आते थे, 100 आते थे, आराम से आते थे केमिस्ट्री में, थोड़ी बहुत मेहनत करने से। अब तो आपको तो कितना, आपकी तो बहुत, आपको बहुत ज्यादा सुविधा मिल गई है ना। एक तो पहले क्या सुविधा मिल गई, आपके 6 चैप्टर रिड्यूस करा दिए, हटा दिए। दूसरी सुविधा क्या मिल गई, आप जुड़ गए साइंस दीवाने से, है ना। और जब मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो आपको पता है आपकी केमिस्ट्री क्लास रेगुलर होती है, रोज होती है, और किस प्रकार से आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंप्लीट कराया जा रहा है ना, ठीक है भाई, समझ गए। चलो आगे बढ़ते इसमें, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके पास में, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन या आंतरिक आयन संरचना से क्या तात्पर्य है समझाइए, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ज्यूटर आयन या आंतरिक आयन संरचना से क्या तात्पर्य, इसको समझाना है, ठीक है। जब किसी अमीनो अम्ल को जलीय विलयन में रखा जाता है, क्या बोल रहा है ये अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे अमीनो अम्ल के, एक अमीनो अम्ल लेते हैं हम भाई, कौन सा लोगे, चलो मैंने लिया आपके पास में NH2 CH और COOH, ये तो एज इट इज रहता है, इसमें कुछ नहीं छेड़ना। और यहाँ पे तो जोड़ते हैं हम, यहाँ पे हम क्या जोड़ते हैं, ग्रुप, तो मैंने ग्रुप ना लिखे, यहाँ पे क्या लिख दिया G, है ना, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे G, थोड़ा मैं छोटा छोटा बना देती हूँ क्योंकि थोड़ा लंबी सी इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या है NH2 C, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया COOH, फिर क्या आ गया भाई, फिर आ गया आपके पास में यहाँ पे H, यहाँ पे आपका ग्रुप, है ना। अब इसका क्या करना है, हमने जलीय विलयन में इसको रखना है, कहाँ रखना है इसको, जलीय विलयन में, है ना, यही पढ़ा था, जैसे एज इट इज ऊपर लिखा है वैसे ही लिख दो भाई, जलीय विलयन। चलो इतनी बात हमने पढ़ ली है, समझ लिए। यह आयनित होने के पश्चात COOH समूह द्वारा, ठीक है, अब क्या है कि यह आयनित हो जाता है,
ठीक है। तो आयनित होने के पश्चात क्या है, जो आपका COOH समूह है ये वाला, है ना, इससे समूह द्वारा त्यागे गए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये त्यागता है, ये जो ये होता है H+ में, और बाकी जो बचा वो H-, मतलब बाकी जो आया वो माइनस में। किस प्रकार से, इतना आया NH2 CH COO और यहाँ पे आपका G ग्रुप, और ये आया माइनस, और यहाँ पे आया आपके पास में H+ ऋणावेशित। एक पता है आपको, जलीय विलयन में आयनन होने के पश्चात किसी कोई भी ग्रुप हो जाए, उसका जब जलीय विलयन में आयनन होता है तो वो विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त हो जाता है। एक होता है धनावेशित में, एक हो जाता है ऋणावेशित में। यहाँ पे आपके पास में COOH समूह के कारण जो आपका क्या है H है, हाइड्रोजन है, वो आपका क्या बन जाता है H+ धनावेशित बन जाता है, और जो आपका बाकी था NH2 CH COO ये ऋणावेशित आयन बन जाता है। क्लियर, समझ गए इतनी बात, इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। और को NH2 समूह में संयोजित कर लेता है, ठीक है। किस प्रकार से संयोजित करता है, ये जाता है यहाँ पे, है ना, ये जाता है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, ये जो ये वाला है आपका, ये क्या है आपके पास में, जो ये H+ है ये कहाँ चला जाता है आपके पास में NH2 में चला जाता है। क्लियर, क्लियर हो गई बात, कहाँ जाता है ये आपके पास में, ये चला जाता है आपके पास में NH2 में। समझ गए भाई, कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है आपके पास में NH2 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे ये क्या, ये कब हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास में आयनन के उपरांत, है ना। क्या लिखोगे यहाँ पे, आयनन के उपरांत, आयनन के उपरांत, ठीक है। तो इसके बाद क्या बन रहा है, यहाँ पे आप जब रिएक्शंस देखोगे, है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये H+ कहाँ चला गया, NH2 में चला गया। ये किस प्रकार से बना, ये बन जाता है फिर आपके पास में, ठीक है, क्या बन जाता है यहाँ पे, बताओ भाई, ये बना देता है यहाँ पे H+3 आयन, और डैश आपका एज इट इज, बाकी एज इट इज आ जाता है COO-, ठीक है। और यहाँ पे आपका H, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या नाम है भाई इसका, इसका नाम है आपके पास में ज्विटर आयन। हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिख। अब देखो, संयोजित कर लेता है, परिणाम स्वरूप एक ऐसी संरचना प्राप्त होती है जिसका एक भाग धनावेशित तथा दूसरा भाग क्या हो जाता है, ऋणावेशित है। अम्ल की इस संरचना को ज्विटर आयन या आंतरिक संरचना कहते हैं। इजी है, बहुत इजी है, एक बार थ्योरी पढ़ लो, है ना। थ्योरी पढ़ने के पश्चात, थ्योरी पढ़ने के तत्पश्चात आप अगर मतलब देखो, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ लेते अच्छे से, है ना, उन्हें अच्छे से समझ में आ गया तो वो आराम से रिएक्शंस कर लेते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले उन्होंने क्या कर लिया, रिएक्शंस कर लिया, अभिक्रिया कर लिया, उसके बाद थ्योरी लिख लेते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे, है ना, दोनों में से आपको जो भी सही लगे आप वो करो, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको इजी लगे, सही लगे, जिस तरीके से आपको पढ़ना है पढ़ो, पर पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना आपके पास में, क्या हो बोल रहा है ये कि आपका जो COH समूह है, इसके कारण क्या हो जाता है भाई आपके पास में, इसके कारण यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, इसके कारण यहाँ पे एक भाग आपका क्या बन जाता है, धनावेशित, और दूसरा भाग आपके पास में क्या बन जाता है, ऋणावेशित बन जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सभी ने, ठीक है। चलो समझ गए कि एक और बात समझाओ, चलो समझा देती हूँ ना। क्या हुआ कि जब किसी अमीनो एसिड, ठीक है, यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने H लिख दिया, यहाँ पे आपका G आएगा, ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, क्या है आपका G है भाई, ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप ले लो, क्या है यहाँ पे आपके पास में G ग्रुप, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में कि जब हमने किसी अमीनो अम्ल का जलीय विलयन करा, सॉरी जलीय विलयन में आयनन करा, जलीय विलयन नहीं करा बल्कि जलीय विलयन में आयनन करा, तो तत्पश्चात यहाँ पे COOH की उपस्थिति के कारण यहाँ पे हमारा H+ NH2 से क्या करता है, संयोग करता है। यहाँ देखो NH2 से संयोग करता है, परिणाम स्वरूप एक ऐसी संरचना हमें प्राप्त होती है जिसमें एक भाग में हमारा धनावेशित होता है तथा दूसरा भाग हमारा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। क्लियर, एक भाग हमारा क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है तथा दूसरा भाग हमारा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है।
क्लियर, आगे देखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। क्या है? समविभव बिंदु, है ना। क्या है आपके पास में? समविभव बिंदु। तो किसी अमीनो अम्ल द्वारा उत्पन्न ज्विटर, ठीक है, ये उत्पन्न को पूरा न बना देना, ठीक है। उत्पन्न बन गया पूरा, ठीक है। एक मिनट है, मैं चेक कर लेती हूँ सही लग रहा है, ठीक है। हाँ, उत्पन्न, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपके पास में? एक तो ये थोड़ा फॉन्ट थोड़ा ही छोटा हो रहा है तो विजिबल नहीं हो रहा है मुझे अच्छे से ना, ठीक है भाई। कहाँ थे हम थे यहाँ। तो किसी अमीनो अम्ल द्वारा उत्पन्न ज्विटर आयन अम्लीय व क्षारीय माध्यम के माध्यक के पश्चात क्रमशः धनायन व ऋणायन उत्पन्न करता है। अभी हम इसकी रिएक्शंस को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से यहाँ पे आपको क्या होगा, ये क्लियर होगा। क्या बोला? किसी अमीनो अम्ल द्वारा उत्पन्न ज्विटर आयन अम्लीय व क्षारीय माध्यक में क्रमशः धनायन और ऋणायन उत्पन्न करता है, जो वैद्युत क्षेत्र में क्रमशः कैथोड व एनोड की ओर गति करता है, ठीक है। अतः प्रत्येक अमीनो अम्ल के माध्यम का पीएच मान उसके एनोड और कैथोड की ओर होने वाली गति के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। आई थिंक आपको मैं जब वो कराऊं ना, क्या कराऊं इसका, हाँ, मैं जब इसकी रिएक्शंस तो नहीं बोलेंगे, जब मैं आपको यहाँ पे समीकरण के द्वारा समझाऊं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। चलो बना देते हैं NH2, सॉरी NH3 ना, NH3 प्लस, है ना, NH3 प्लस, फिर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे C, यहाँ पे H, COO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे COOH। एक तो क्या लेंगे हम, एक हम धनायन लेंगे और ये G, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास में? G ग्रुप। ये ले लिया हमने धनायन, है ना। दूसरा 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 भाई दूसरा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको एरो इधर लगा देना, यहाँ पे भी NH3 प्लस, ठीक, C, है ना। C हो गया, यहाँ पे COOH, ये हो गया भाई, नहीं COOH नहीं, COH है तो हमने रख दिया ना। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? COO माइनस, ठीक है, COO माइनस आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पे H और यहाँ पे G। ये क्या हो गया आपके पास में? ये हो गया ज्यूटर आयन, है ना। कि एक ही संरचना इस प्रकार से प्राप्त होती है, एक ही भाग में धनायन और एक भाग में ऋणायन, एक भाग धनावेशित तथा दूसरा भाग ऋणावेशित हमें प्राप्त होता है। मिल गया। दूसरा, आगे देखते हैं। आगे आगे ये एरो इधर को लगा देना, ठीक है। तो ये किस प्रकार से होगा? ये होगा आपके पास में NH3, ठीक है। क्या होगा आपके पास? सॉरी NH3, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में? NH3, ठीक है भाई। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? C, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में H और यहाँ पे COO माइनस, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? G ग्रुप, है ना। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? G ग्रुप, और प्लस यहाँ पे आप क्या लिख देना? H2O भी लिख देना, प्लस यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? H2O आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपके पास में ऋणावेशित, ये हो गया ज्विटर आयन, ये हो गया धनायन, धनावेशित यौगिक। यहाँ पे लिख लेना धनायन, धनायन। ये हो गया आपके पास में ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास में ऋणायन। समझ गया इतनी बात को, है ना। H2O को लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है वहां पे, है ना, छोड़ दो फिलहाल, वरना ज्यादा दिमाग दौड़ जाएगा यहाँ पे, है ना। देखो ये क्या हो गया आपके पास में? धनायन। यहाँ पे ये क्या हो गया आपके पास में? ज्विटर आयन हो गया। दूसरा आपके पास में क्या हो गया? ऋणायन हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात आपको? समझ गए सब, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैंने NH3 लिख दिया, NH2 करना भाई इसको। ये आपके पास में क्या आ जाएगा? NH2, तभी तो आपका H2 आया ना, तो NH2 लिख देना आप, NH2। अब बनेगा ये ऋणायन, ठीक है। समझ गए सब, है ना। यहाँ पे ये क्या हुआ आपके पास में? धनायन, ये क्या आ गया? ज्विटर आयन, ये क्या आ गया आपके पास में? ऋणायन। अब उसने क्या बोला कि धनायन में क्या होते हैं आपके पास में, है ना। धनायन में क्या होते हैं भाई? ये कैथोड की ओर गति करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं आपके पास में? विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र में कैथोड की ओर गति करते हैं। कौन? धनायन, विद्युत क्षेत्र में कैथोड की ओर गति करते हैं,
ठीक है, किसकी ओर गति करते हैं? विद्युत क्षेत्र में कैथोड की ओर गति करते हैं। समझ गए इतनी बात को? और ये क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र में एनोड की ओर, विद्युत क्षेत्र में एनोड, एनोड कैथोड पता है ना आपको, की ओर गति करते हैं। अच्छी तरीके से बता रखा है भाई, की ओर गति करते हैं। कहाँ बताया था? ये बताया था मैंने आपको विद्युत रसायन में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आपके पास में क्या है, बुक फर्स्ट के सेकंड यूनिट में आपको एनोड और कैथोड के बारे में अच्छी तरीके से बता रखा है। समझ गए इतनी बात को? समझ गए भाई? धनायन होगा तो किसकी ओर जाएगा? वो ऋणायन की ओर जाएगा, है ना। और जो आपके पास में ऋणायन होगा वो किसकी ओर भागेगा? धनायन की ओर भागेगा। अब हम इतनी बात आगे समझ गए आपको। अब हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। अब आपको ज्यादा अच्छे से स्टार्टिंग से, किसी अमीनो अम्ल में उत्पन्न ज्यूटर आयन अम्लीय व क्षारीय माध्यम में क्रमशः धनायन और ऋणायन में उत्पन्न होता है ना। पहले धनायन उत्पन्न होता है, फिर ऋणायन उत्पन्न होता है। जो विद्युत क्षेत्र में देखो, धनायन किसकी ओर गति करेगा? कैथोड की ओर, है ना, ये लिखा है ना, धनायन कैथोड की ओर। और ऋणायन किसकी ओर गति करेगा? एनोड की ओर गति करता है, क्रमशः, है ना। क्रमशः मतलब ये इसके पश्चात। अतः प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए माध्यम का पीएच मान उसके एनोड व कैथोड की ओर होने वाली गति के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। किसी अमीनो अम्ल के लिए माध्य का वह पीएच मान जिस पर अमीनो अम्ल का ज्यूटर आयन किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करता है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। अमीनो अम्ल है, ठीक है, माध्य क्या है? पीएच। और वह पीएच मान, एक ऐसा पीएच मान आता है जहां पर जो अमीनो अम्ल है वो ज्यूटर आयन में किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करता है ना। इलेक्ट्रोड जैसे हमने क्या पढ़ा था, कैथोड और एनोड पढ़ा था ना, तो वो किसी भी उसकी तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ गति नहीं करता। और विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाता है? आपके पास में स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत क्षेत्र में स्थिर हो जाता है। माध्य का वह पीएच अमीनो अम्ल क्या कहलाता है? समविभव बिंदु कहलाता है। समझ गए सब मेरी बात को? क्या बोल रहा है कि कोई अमीनो अम्ल है ना, और उसका जो अमीनो अम्ल में एक ऐसा मान है, एक ऐसा पीएच मान है जहां पे जो अमीनो अम्ल है वो किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं कर रहा है, ना ही वो कैथोड की ओर गति कर रहा है और ना ही वो एनोड की ओर गति कर रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात? समझ गए? ठीक है। और वो विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाता है? वहां पे स्थिर हो जाता है, ना ही वो इधर जाता है ना ही वो उधर जाता है, ना इधर जाता है ना उधर, वो बीच में खड़ा हो जाता है, मतलब वहां पे स्थिर हो जाता है। तो इस बिंदु को, उस मान को हम क्या बोलते हैं? समविभव मान कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? कि वह पीएच अमीनो अम्ल क्या कहलाता है आपके पास में? समविभव बिंदु कहलाता है। उदाहरण दे रखा है यहाँ पे आपके पास में, ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन का समविभव बिंदु 6.1 है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपके पास में एक क्वेश्चन बन सकता है। किस प्रकार से? कि ग्लाइसिन का समविभव बिंदु 6.1 है, उदाहरण द्वारा समझाइए समविभव बिंदु को, है ना। तो इसका तात्पर्य है, या क्या ग्लाइसिन का समविभव बिंदु 6.1 है, इसका क्या तात्पर्य है? ये आ जाएगा सिंपल सा। क्या लिखोगे? इसका तात्पर्य है कि ग्लाइसिन को, ठीक है, यहाँ पे ग्लाइसिन है, ये यहाँ पे इसको ग्लाइसिन करना है, ग्लूसिन का रखा ना, ग्लाइसिन कर देना भाई इसको, ठीक है भाई। ये बन गया आपका ग्लाइसिन को 6.1, ग्लाइसिन को 6.1 पीएच मान के माध्यम में रखने पर ज्यूटर आयन, जो ज्यूटर आयन है वो विद्युत क्षेत्र में किसी भी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में क्या हो जाएगा? कैथोड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में? एनोड। ये और गति नहीं करेगा, मतलब वो क्या हो जाएगा? वहां पे स्थिर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? समविभव बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गई बात? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे हम इसमें बढ़ते हैं। ले लिया भाई? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ले लिया होगा सभी ने, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, है ना। रिवीजन जरूरी है, कई बार क्या हो जाता है, एक बार में कोई
बात समझ में ना आए, है ना, तो अब मैं आपको जब समझाऊं तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलो क्या है आपके पास में कि अमीनो अम्ल को हम निम्न दो प्रकार से हम उनका वर्गीकरण करते हैं। एक है हम अम्लीय तथा क्षारीय गुणों के माध्यम से, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास में, एक क्या लिखोगे, अम्लीय तथा क्षारीय गुणों के माध्यम से। दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास में, दूसरा क्या आ जाएगा भाई, दूसरा आ जाएगा पोषण आवश्यकता के आधार पर। पोषण, पोषण हमारा जो खाना पीना होता है वो पोषण, ठीक है, ठीक है। तो पहला है आपके पास में एमिनो क्या है, अम्लीय अमीनो एसिड। तो अम्लीय अमीनो एसिड में दो NH2 हो, सॉरी एक NH2, है ना, एक NH2 तथा दो COOH ग्रुप की उपस्थिति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एमिनो अम्लीय अमीनो एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लिख लेना, ग्लूटोनिक एसिड। ग्लूटोनिक एसिड हमारा क्या है, अम्लीय अमीनो एसिड है। क्षारीय अमीनो अम्ल क्या हो गया, वे अमीनो अम्ल जिनके एक COH और तथा दो NH2 होते हैं। क्या होता है हमारे पास में, एक COH तथा दो NH2 समूह पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारीय अमीनो अम्ल कहते हैं। ये एग्जांपल लिख देना है, लाइसिन, ठीक है। उदासीन में एक NH2 होगा और दो एक ही COOH ग्रुप होगा, इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन। तो पोषण के हिसाब से इनको दो प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, एक है आवश्यकता आवश्यक अमीनो अम्ल और एक है अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक में कि ऐसे अमीनो अम्ल जिनका हमारे शरीर में स्वयं ही संश्लेषण नहीं हो पाता है, संश्लेषित नहीं हो पाते हैं, जो उन्हें हम उन्हें उनके उन्हें उन्हें मतलब हमें उनकी जरूरत होती है, इसीलिए हम उनको खाद्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं और अपनी शरीर के हिसाब में उनकी आवश्यकता को, उनकी जो पूर्ति है वो हम क्या करते हैं, कंप्लीट पूरा करते हैं, ठीक है। क्या है, ऐसे अमीनो अम्ल जिनके शरीर में स्वयं संश्लेषित नहीं हो पाते हैं, इसलिए खाद्य के रूप में ग्रहण करने की उनको आवश्यकता होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड। जैसे लाइसिन हो गया। अनावश्यक कि इनका क्या हो जाता है, हमारे शरीर में स्वयं ही संश्लेषित हो जाते हैं और इनको खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने की हमें आवश्यकता नहीं है, इन्हें क्या बोलेंगे, अनावश्यक अमीनो अम्ल बोलेंगे। एग्जाम्पल ग्लूटोनिक एसिड और ग्लाइसिन, ठीक है। ज्वीटर आयन मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी संरचना हमें प्राप्त होती है जहां पे हमारा एक भाग धनावेशित हो जाता है और एक भाग हमारा क्या हो जाता है, ऋणावेशित। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, या अमीनो अम्ल की इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, ज्वीटर आयन कहते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ गए सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, समविभव बिंदु। तो यहाँ पे हमने एक धनायन देखा, एक ऋणायन देखा। तो जब हमने अमीनो अम्ल का विभाजन करा तो हमें एक धनायन प्राप्त हुआ, या आप ऐसे समझो कि ज्वीटर आयन था, ज्वीटर आयन से एक तरफ धनायन एक तरफ हमें ऋणायन प्राप्त हुआ। जो धनायन है वो किसकी ओर भागेगा, विद्युत क्षेत्र में, कैथोड की ओर। और जो ऋणायन है वो किसकी विद्युत क्षेत्र में, वो किसकी तरफ जाता है, एनोड की ओर जाता है, एनोड की ओर गति करता है। और एक ऐसा मतलब ये किसके उस पे कर रहे हैं ये वर्क, ये पीएच मान पे हमें इनको पता फाइंड आउट कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि ज्वीटर आयन में एक पीएच मान ऐसा भी होता है जहाँ पे जो एमिनो अम्ल का जो ज्वीटर आयन है वो ना ही कैथोड की ओर गति करता है, ना ही एनोड की ओर। या आप क्या लिखो कि एक ऐसा एमिनो अम्ल में ज्वीटर आयन एक ऐसा पीएच मान में, ठीक है, निश्चित होता है जिसमें क्या करता है, वो स्थिर रहता है, वो किसी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करता है, ठीक है। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करता है, विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाता है, कांस्टेंट स्थिर हो जाता है। क्लियर हो गई बात, इसको भी समझ लेना कि ग्लाइसिन का समविभव बिंदु 6.1 है। देखो इसको आप एग्जाम्पल के रूप में भी लिख लेना, है ना। जब अगर आपके पास में समविभव बिंदु आएगा तो एग्जाम्पल के रूप में लिख लेना, और बाकी ये इंपॉर्टेंट भी है ना। क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र स्थित हो जाता है और माध्य का वो पीएच अमीनो अम्ल समविभव बिंदु कहलाता है। ग्लाइसिन का समविभव बिंदु 6.1 है। इसका तात्पर्य है कि ग्लाइसिन को 6.1 पीएच मान के माध्यम में रखने पर ज्वीटर आयन विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाता है, किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करता, वो क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में कांस्टेंट हो जाता है। इसको आप लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना भाई, ज्वीटर आयन में क्या लिख देना, विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र में किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करता है, यह स्थिर रहता है, यह स्थिर रहता है। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं? समविभव बिंदु कहते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो ठीक है, तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना भाई। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में अपना डाउट पूछ लेना, मैं विद इन 24 आवर्स में आपका डाउट कंप्लीट करवा दूंगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, कल हम पढ़ेंगे पेप्टाइड के बारे में, काफी कुछ है अभी इस चैप्टर में, है ना। अभी आप डीएनए की संरचना पढ़ोगे, आरएनए की संरचना, काफी है आपके लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना, और नोट्स बनाते रहना, और रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते रहना, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहना। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।